हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन अभय जेई एकेडमी। मैं हूं अभय कुमार सिंह। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे। ठीक है, मींस हमने जो 4 कंपाउंड स्टेटमेंट पढ़ा है, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, इंप्लीकेशन एंड बाई कंडीशनल। ठीक है, इन चारों को वैलिड किस तरह के तरीके से प्रूफ किया जाए इसको सीखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग कंजंक्शन के साथ। ठीक है, यहां एक बार देख लीजिए क्या लिया है, क्या करने वाले हैं आज के लेक्चर में हम लोग। तो आज के लेक्चर में हम लोग वैलिडेटिंग स्टेटमेंट्स को डिस्कस करेंगे। वैलिडेटिंग स्टेटमेंट्स का मतलब है कि जो हमने 4 कंपाउंड स्टेटमेंट पढ़ा है उसकी वैलिडिटी कैसे प्रूफ की जाए, उसको ट्रू किस तरीके से प्रूफ की जाए, इस बात पर हमारी चर्चा होगी। ठीक है, तो वैलिडेटिंग स्टेटमेंट्स के बारे में कह रहा है कि इट इज टेक्निक और रूल बाय व्हिच वी फाइंड ए गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट इज ट्रू और वैलिड। वैलिडेटिंग स्टेटमेंट्स क्या है? तो यह एक टेक्निक है या हम कह सकते हैं कि एक रूल है जिसके द्वारा हम यह पता करते हैं कि कोई कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू और वैलिड किस तरह से होगा। ठीक है, मतलब किसी कंपाउंड स्टेटमेंट को ट्रू या वैलिड प्रूफ करने के लिए जिस टेक्निक का इस्तेमाल हम करते हैं, ठीक है, उसको आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं। शुरुआत करते हैं कंजंक्शन के साथ। कहता है वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट विथ एंड। ठीक है, अगर 2 स्टेटमेंट्स एंड के साथ कनेक्टेड है तो उसको ट्रू किस तरीके से हम प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, वह ट्रू कब होता है यह तो आपको पता है, लेकिन आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि अगर कोई 2 सिंपल स्टेटमेंट एंड से कनेक्ट करके हमको दिया है और कह रहा है कि इसको ट्रू प्रूफ कर दीजिए, इसको वैलिड प्रूफ कीजिए, तो वह काम हम किस तरीके से करेंगे। तो वही हमारा टॉपिक है वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट विथ एंड। लेट P and Q आर मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स, देन इन ऑर्डर टू शो दैट P and Q इज ट्रू we फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। ठीक है, क्या कह रहा है कि P and Q अगर 2 मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, लेट P and Q आर मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स, देन इन ऑर्डर टू शो दैट P and Q, then in order to show that P and Q is true, we follow the following steps। नीचे जो स्टेप्स दिया है, अगर इस स्टेप्स को हम कर लेते हैं तो हम जो स्टेटमेंट होगा कंपाउंड स्टेटमेंट कनेक्टेड विथ एंड, उसको ट्रू प्रूफ कर देंगे। तो किस तरीके से करेंगे? ठीक है, तो देखिए कहता है सबसे पहले कि अगर आपको 2 स्टेटमेंट दिया है P, Q, और आपको P एंड Q को ट्रू प्रूफ करना है, वैलिड प्रूफ करना है, तो आप पहला काम कीजिए सो दैट स्टेटमेंट P इज ट्रू। ठीक है, जो पहला स्टेटमेंट है P उसको ट्रू प्रूफ कीजिए और फिर जो दूसरा स्टेटमेंट है Q उसको भी ट्रू प्रूफ कीजिए, क्योंकि आपको पता है कि एंड तभी ट्रू होता है जब दोनों स्टेटमेंट एक साथ ट्रू हो। तो अगर हम यह 2 काम कर पाते हैं, ठीक है, अगर यह दोनों काम हमने सक्सेसफुली कर दिया तो हम एंड से कनेक्टेड स्टेटमेंट को ट्रू प्रूफ कर दिए, ऐसा आप समझिए। जैसे यहां पर कहा एक एग्जांपल से कि चेक दैट वैलिडिटी ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, मींस यह स्टेटमेंट ट्रू है या वैलिड है, इसको आप प्रूफ कीजिए। यहां कहा है कि चेक द वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट। ठीक है, तो वैलिडिटी तो यह ट्रू है या फॉल्स है हम सीधा बता देंगे, लेकिन हमको यहां इसको प्रूफ करके दिखाना है, शो करना है कि यहां P एंड Q ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। तो यहां कह रहा है कि 80 इज मल्टीपल ऑफ 5 एंड 4। 80 इज मल्टीपल ऑफ 5 एंड 4। तो इसमें 2 स्टेटमेंट है। अगर हम P स्टेटमेंट लेते हैं तो हम बोलेंगे कि 80 इज मल्टीपल ऑफ 5, और दूसरा स्टेटमेंट Q लेते हैं तो हम लिखेंगे 80 इज मल्टीपल ऑफ 4। अब यह जो स्टेटमेंट है यह क्या है? इन दोनों का कंजंक्शन है। तो अगर इस स्टेटमेंट को वैलिड प्रूफ करना है तो हमको क्या करना होगा? हमको P को ट्रू दिखाना होगा और फिर Q को भी ट्रू दिखाना होगा। तो किस तरीके से इसको दिखाएंगे? तो कोई बड़ी बात नहीं है। P हमारा क्या कह रहा है? P स्टेटमेंट है 80 इज मल्टीपल ऑफ 5। तो
80 को हम क्या लिख सकते हैं? 80 को हम 5 इंटू 16 लिख सकते हैं। ठीक है, 80 इज इक्वल टू 5 इंटू 16 विच इज 16th मल्टीपल, 16th मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है, 80 हमारा दिख गया कि 5 का मल्टीपल है। कौन सा मल्टीपल है? तो 16th मल्टीपल है। thus P इज ट्रू। ठीक है, इसी तरीके से Q क्या है? 80 इज मल्टीपल ऑफ 4, तो 80 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 20, 4 इंटू 20 विच इज 20th मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, तो 84 का भी मल्टीपल हो गया। मतलब क्या हुआ कि 10 Q इज ट्रू। ठीक है, तो हमने क्या किया यहां कि स्टेटमेंट P को ट्रू दिखा दिया और स्टेटमेंट को Q ट्रू दिखा दिया। अगर हमने यह दोनों काम कर दिया तो अब हम कह सकते हैं कि P एंड Q का जो स्टेटमेंट यहां है यह ट्रू है या फिर वैलिड है। हेंस वी से दैट 80 is multiple of 80 is multiple of 5, 80 is multiple of 5 and 4 is true, या फिर लिख सकते हैं इज वैलिड स्टेटमेंट। ठीक है, यही अगर फॉल्स आ जाता, जैसे यह P ट्रू होता Q फॉल्स हो जाता, तो P एंड Q ट्रू नहीं होता तो हम कहते कि यह वैलिड स्टेटमेंट नहीं है। लेकिन यहां P भी ट्रू आया, Q भी ट्रू आया, तो हम कह सकते हैं कि P एंड Q से जो बना हुआ हमारा स्टेटमेंट है यह ट्रू है या फिर वैलिड है। तो इसी तरीके से हम लोग वैलिडिटी को शो करते हैं, और ऐसा हम चारों कंपाउंड स्टेटमेंट्स के साथ करेंगे। तो यह तो हमारा था पहला। ठीक है, स्टेटमेंट कनेक्टेड विथ एंड। एक बार और बैक जाकर देख लीजिए। ठीक है, कि वैलिडेटिंग स्टेटमेंट्स क्या है? तो यह एक टेक्निक और रूल है जिसके द्वारा हम कंपाउंड स्टेटमेंट को ट्रू या वैलिड प्रूफ करते हैं। उसके बाद हमने शुरुआत की वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट विथ एंड के साथ, जिसमें हमने सीखा कि अगर दो स्टेटमेंट P, Q एंड से कनेक्टेड है, ठीक है, तो P एंड Q को ट्रू प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो P को ट्रू प्रूफ करेंगे और फिर Q को ट्रू प्रूफ करेंगे। अगर दोनों प्रूफ हो जाएगा तब हम कह देंगे कि P एंड Q हमारा ट्रू और वैलिड स्टेटमेंट है। इसी तरीके से ये स्टेटमेंट विथ और अगर है, ठीक है, वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट विथ और। ठीक है, दो सिंपल स्टेटमेंट अगर और से कनेक्टेड है तो उसकी वैलिडिटी हम किस तरीके से प्रूफ करते हैं। तो यहां कहा कि इफ P and Q are mathematical statements, then in order to show that compound statement P or Q is true, we follow the following steps। ठीक है, दो स्टेटमेंट अगर और से कनेक्टेड है तो उसको ट्रू प्रूफ करने के लिए हम लोग यहां जो स्टेप्स दिया गया है इसको फॉलो करेंगे। तो क्या स्टेप्स दिया है? तो एक ही स्टेप है कि एज्यूम दैट P इज फॉल्स, ठीक है, एंड सो दैट Q इज ट्रू। ठीक है, एक को फॉल्स एज्यूम करना है और दूसरे को ट्रू दिखा देना है। तो आप P को फॉल्स एज्यूम कीजिए, Q को ट्रू दिखाइए, या फिर Q को फॉल्स एज्यूम कीजिए, P को ट्रू दिखाइए। दोनों में से कोई एक ही करना है, या तो P को फॉल्स एज्यूम करिए, Q को ट्रू दिखाइए, या फिर क्या करना है? Q को फॉल्स एज्यूम करना है और P को ट्रू दिखाना है। कोई एक करना है, आइदर और है। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आपका स्टेटमेंट ट्रू प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि और एक के ट्रू होने पर भी ट्रू हो जाता है। तो इसीलिए हम एक को फॉल्स एज्यूम करते हुए अगर दूसरे को ट्रू दिखा पाते हैं तो हम कहते हैं कि और से कनेक्टेड स्टेटमेंट ट्रू और वैलिड है।
तो आइए देखिए इस काम को करेंगे कैसे। ठीक है, तो क्या स्टेप्स हमको करना है। तो अगर P और Q को ये स्टेटमेंट दिया होगा तो P को फॉल्स एज्यूम करते हुए Q को ट्रू प्रूफ करेंगे। जैसे यहां एक एग्जांपल दिया, कहता है कि चेक द वैलिडिटी ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, स्टेटमेंट क्या है, ए स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक है, स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज पॉजिटिव और निगेटिव। मतलब यहां दो स्टेटमेंट है। पहला तो स्टेटमेंट है P स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज पॉजिटिव, और दूसरा स्टेटमेंट है Q स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज निगेटिव। ठीक है, अब यह जो कंपाउंड स्टेटमेंट है इसको अगर हमको वैलिड प्रूफ करना है तो क्या स्टेप्स अभी हमने पढ़ा है कि P को फॉल्स एज्यूम करते हुए Q को ट्रू प्रूफ करेंगे। तो आइए, लेट अस एज्यूम दैट P इज फॉल्स। ठीक है, लेट अस एज्यूम दैट P इज फॉल्स। तो स्टेटमेंट में हमारा P क्या था कि स्टेटमेंट में हमारा P था स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज पॉजिटिव। ठीक है, तो अगर यह स्टेटमेंट फॉल्स हम एज्यूम करेंगे तो क्या कहेंगे, स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज नॉट पॉजिटिव। लेट अस एज्यूम दैट P इज फॉल्स, दैट इज स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज नॉट पॉजिटिव। तो अगर स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर पॉजिटिव नहीं है तो अगर हम कोई इंटीजर लेते हैं x, ठीक है, फॉर एन इंटीजर x, तो एक्स स्क्वायर नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज नॉट पॉजिटिव। ठीक है, तो यहां पर एक्चुअली क्या होना चाहिए था, अगर हम एज्यूम कर रहे हैं कि स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज नॉट पॉजिटिव, पॉजिटिव नहीं है मतलब नॉट ग्रेटर देन 0, नॉट ग्रेटर देन 0। यहां इक्वलिटी हटाते हैं। ठीक है, यहां पर हम क्या एज्यूम कर रहे हैं कि स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज नॉट पॉजिटिव, मतलब नॉट ग्रेटर देन 0। तो अगर स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर ग्रेटर देन 0 नहीं है तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज लेस देन इक्वल टू 0। या तो 0 से छोटा होगा या फिर 0 के बराबर होगा। ठीक है, स्टेटमेंट हमारा क्या था, एक बार पढ़े, स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज पॉजिटिव और निगेटिव। तो स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर तो P स्टेटमेंट हमारा हो गया स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज पॉजिटिव। ठीक है, Q हमारा स्टेटमेंट हो गया स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज निगेटिव। तो स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर हमने क्या माना कि लेट P इज फॉल्स, दैट इज स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज इसमें क्वेश्चन ही फ्रेम करना चाहिए था हमको कि स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज नॉन निगेटिव और निगेटिव। ठीक है, स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज नॉन निगेटिव और निगेटिव। तो स्टेटमेंट करेक्ट बनता, हम पॉजिटिव को कर देते हैं नॉन निगेटिव। चेक द वैलिडिटी ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज पॉजिटिव और निगेटिव। तो 0 मिस कर जा रहा है तो 0 होना चाहिए। ठीक है, तो 0 के लिए हम इसको क्या करते हैं, लिख देते हैं, पॉजिटिव के बदले क्या कर देते हैं इसको, स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज नॉन निगेटिव। ठीक है, नॉन निगेटिव और निगेटिव। तो P हमारा हो जाएगा स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज नॉन निगेटिव। ठीक है, नॉन निगेटिव मतलब 0 या पॉजिटिव, और निगेटिव का मतलब तो निगेटिव ही होता है। ठीक है, तो अब P हमारा स्टेटमेंट हमको क्या प्रूफ करना है, अब फिर से एक बार पढ़िए कि चेक द वैलिडिटी ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज नॉन निगेटिव और निगेटिव। ठीक है, तो यहां स्टेटमेंट P क्या हो गया, स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज नॉन निगेटिव, और स्टेटमेंट Q हो गया स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज निगेटिव। तो और से कनेक्टेड स्टेटमेंट की वैलिडिटी प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं,
P को फॉल्स एज्यूम करते हैं, Q को ट्रू प्रूफ करते हैं। P को फॉल्स एज्यूम करते हैं, Q को ट्रू प्रूफ करते हैं। तो P को अगर फॉल्स एज्यूम करेंगे तो P कह रहा है स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज नॉन निगेटिव, तो हम क्या लिखेंगे कि स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज नॉट नॉन निगेटिव। स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज नॉट नॉन निगेटिव, ठीक है। देन फॉर एनी इंटीजर एक्स स्क्वायर इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा यहां, देन अगर एक्स स्क्वायर नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर लेस देन 0 होगा। तो ही बात होगी, या तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा या फिर एक्स स्क्वायर का वैल्यू लेस देन 0 होगा। तो अगर एक्स स्क्वायर नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कह रहा है तो इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर लेस देन 0 है। तो एक्स स्क्वायर लेस देन 0 है मींस हमारा सेकेंड स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है कि स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज निगेटिव। तो Q इससे क्या हो गया, जब हमने P को फॉल्स एज्यूम किया तो Q हमारा क्या हो गया, ट्रू प्रूफ हो गया। Q इज ट्रू। thus if we assume that P is false then Q is true, hence P or Q is a valid statement, in other words the given statement is true। ठीक है, तो यह स्टेप्स करना होता है आपको स्टेटमेंट कनेक्टेड विथ और को ट्रू प्रूफ करने के लिए। P और Q अगर कहीं ट्रू प्रूफ करना है तो या तो आप P को फॉल्स एज्यूम करके Q को ट्रू प्रूफ कर दीजिए, जैसा अभी के एग्जांपल में हमने किया, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि Q को फॉल्स एज्यूम करके P को ट्रू प्रूफ कर दीजिए, लेकिन दोनों में से कोई एक ही काम कीजिए, तो उससे आपका स्टेटमेंट कनेक्टेड विथ और वैलिड और ट्रू प्रूफ हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट हम लोग, वैलिडिटी ऑफ ए स्टेटमेंट विथ इफ देन। अगर कोई स्टेटमेंट इफ देन के साथ कनेक्टेड है तो उसकी वैलिडिटी हम कैसे प्रूफ करेंगे, तो उसकी वैलिडिटी हम प्रूफ करेंगे दो मेथड से, ठीक है, या तो डायरेक्ट मेथड से या फिर कंट्रापोजिटिव मेथड से। एंड की वैलिडिटी किस तरीके से प्रूफ करेंगे वह आपने देख लिया कि अगर स्टेटमेंट एंड से कनेक्टेड है तो उसको वैलिड प्रूफ करने के लिए P को भी ट्रू प्रूफ करना होता है, Q को भी ट्रू प्रूफ करना होता है। स्टेटमेंट अगर और से कनेक्टेड है तो उसकी वैलिडिटी प्रूफ करने के लिए या तो हम P को फॉल्स एज्यूम करके Q को ट्रू प्रूफ कर सकते हैं या फिर Q को फॉल्स एज्यूम करके P को ट्रू प्रूफ कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर स्टेटमेंट इफ देन से कनेक्टेड है, ठीक है, तो इसको ट्रू या वैलिड प्रूफ करने के लिए हम लोग दो मेथड यूज करते हैं। एक तो यह हो गया डायरेक्ट मेथड, ठीक है। डायरेक्ट मेथड में हम क्या करेंगे, एज्यूम दैट P इज ट्रू, P को ट्रू एज्यूम करेंगे और प्रूफ करेंगे Q इज ट्रू। P को ट्रू एज्यूम करके अगर हम Q को ट्रू प्रूफ कर देते हैं तो हमारा इफ P देन Q का जो स्टेटमेंट है वह ट्रू और वैलिड प्रूफ हो जाएगा। इस मेथड को हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड। दूसरा कंट्रापोजिटिव मेथड। कंट्रापोजिटिव मेथड क्या कहता है कि एज्यूम दैट Q इज फॉल्स, Q को हम फॉल्स एज्यूम करें और तब हम P को भी फॉल्स प्रूफ कर दें। Q को फॉल्स एज्यूम करके P को अगर हम फॉल्स प्रूफ कर देते हैं तो उससे भी हमारा इफ P देन Q ट्रू और वैलिड प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। P इंप्लाइज Q का कंट्रापोजिटिव क्या होता था, नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन P, ठीक है। तो इसीलिए कंट्रापोजिटिव मेथड से अगर हम इफ P देन Q के स्टेटमेंट को वैलिड प्रूफ कर रहे हैं तो हमको Q को फॉल्स एज्यूम करके P को फॉल्स प्रूफ करना होगा। तो आइए देखते हैं एक एग्जांपल के साथ कि इसको किस तरीके से कर सकते हैं। तो कह रहा है कि चेक वेयर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू और नॉट, ठीक है। नीचे जो स्टेटमेंट दिया है यह ट्रू है कि नहीं। इफ x एंड y आर ऑड इंटीजर देन x इंटू वाई इज एन ऑड इंटीजर, ठीक है। क्या कह रहा है, स्टेटमेंट पढ़ लीजिए कि इफ x एंड y आर ऑड इंटीजर देन x इंटू वाई इज एन ऑड इंटीजर। तो यह स्टेटमेंट इफ P देन Q का है, जहां P क्या है, x एंड y आर ऑड इंटीजर और Q है x इंटू वाई इज ऑड इंटीजर। तो अगर हमको इस स्टेटमेंट को वैलिड प्रूफ करना है तो हमको P को ट्रू एज्यूम करना होगा
और क्यू को ट्रू प्रूफ करना होगा। तो डायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, एज्यूम दैट P इज ट्रू, ठीक है। और तब प्रूफ करते हैं, प्रूफ दैट, दूसरा काम क्या करते हैं, प्रूफ दैट Q इज ट्रू, प्रूफ दैट Q इज ट्रू। तो चलिए P हमारा क्या स्टेटमेंट था, तो X एंड Y आर ऑड इंटीजर्स, ठीक है। इफ P देन Q का जो हमारा स्टेटमेंट था, इसमें P था X एंड Y आर ऑड इंटीजर और Q X इंटू Y इज एन ऑड इंटीजर, एंड वहां नहीं होगा, एन होगा, एन ऑड इंटीजर। तो डायरेक्ट मेथड से हम करना चाह रहे हैं इसको ट्रू प्रूफ। तो हमने क्या किया, P को ट्रू एज्यूम करना होगा। तो P हम ट्रू एज्यूम कर रहे हैं, लेट X एंड Y आर ऑड इंटीजर्स। हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि X और Y ऑड इंटीजर है, P को हम ट्रू एज्यूम कर रहे हैं। तो X अगर ऑड इंटीजर होगा तो ऑड इंटीजर का फॉर्म क्या होता है, 2m+1 का। तो X हमारा 2m+1 होगा, और Y भी अगर हमारा ऑड इंटीजर है तो Y क्या होगा, 2n+1 होगा। ऑड इंटीजर का यह स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो X और Y को चूंकि हमने ऑड माना है, तो X इज इक्वल टू 2m+1, Y इज इक्वल टू 2n+1 फॉर सम इंटीजर m एंड n। अब X इंटू Y को ट्रू प्रूफ करना है, तो अब हम X इंटू Y निकाल लेते हैं यहां से। तो X इंटू Y क्या हो जाएगा, 2m+1 इंटू 2n+1। अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है, तो यह क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 2 इंटू 2mn प्लस m प्लस n प्लस 1 आएगा, ठीक है। एक बार यहां आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4mn प्लस 2m प्लस 2n प्लस 1। अब इसी में 2 इस तीनों टर्म में अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो यह आ जाएगा 2 इंटू 2mn प्लस 2m प्लस n, और लास्ट में 1 बचा रह जाएगा क्योंकि 2 हमने इसमें कॉमन लिया है। तो अब यह जो वैल्यू है हमारा, यह जो वैल्यू है यह भी कोई इंटीजर बनेगा। mn अगर इंटीजर है तो 2mn प्लस m प्लस n भी कोई इंटीजर बनेगा। मान लीजिए k, तो x इंटू वाई क्या आ गया, 2k प्लस 1। x इंटू वाई क्या आ गया, 2k प्लस 1, जहां k इज इक्वल टू है 2mn प्लस m प्लस n। तो यह किसका फॉर्म आ गया, ऑड का फॉर्म आ गया। मतलब x और y जब हम ऑड लिए तो x इंटू वाई भी हमारा क्या आ गया, ऑड आ गया। वही यहां लिखा कि x इंटू वाई इज एन ऑड इंटीजर, दस Q इज ट्रू। तो हमने P को ट्रू एज्यूम किया और Q ट्रू प्रूफ हो गया बाय ट्रू मैथमेटिकल लॉजिक। तो हम अब कह सकते हैं कि हमारा जो यह स्टेटमेंट था पीछे इफ देन का, ठीक है, वह ट्रू और वैलिड स्टेटमेंट है। दस P इज ट्रू देन Q इज ट्रू, P को ट्रू लिया है तो Q ट्रू प्रूफ हुआ है। हेंस इफ P देन Q इज ट्रू स्टेटमेंट। मीन्स यहां जो हमारा स्टेटमेंट था, इफ x एंड y आर ऑड इंटीजर देन x इंटू वाई इज एन ऑड इंटीजर इज ए वैलिड स्टेटमेंट, ठीक है। तो इसको आप लेकिन ध्यान से समझ लीजिए कि इफ देन के स्टेटमेंट को अगर आप प्रूफ कर पाते हैं वैलिड, तो इफ एंड ओनली इफ को भी आप आसानी से कर पाएंगे। क्योंकि इफ एंड ओनली इफ में क्या होगा, इफ P देन Q होगा एक बार इफ Q देन P होगा। तो आप ध्यान से देख लीजिए कि इफ एंड ओनली इफ के स्टेटमेंट को जब आप ट्रू प्रूफ करना चाहते हैं, वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट विथ इफ देन, ठीक है, तो दो मेथड यूज करेंगे। एक तो डायरेक्ट मेथड में से इफ P देन Q कैसे वैलिड प्रूफ होता है, तो P को ट्रू एज्यूम करना पड़ता है और Q को ट्रू प्रूफ करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ ट्रू मैथमेटिकल लॉजिक। और उसी तरीके से कंट्रापोजिटिव मेथड में Q को फॉल्स एज्यूम करते हैं और P को फॉल्स प्रूफ करते हैं, तो P इंप्लाइज Q ट्रू प्रूफ हो जाता है। तो आइए कंट्रापोजिटिव मेथड से किस तरीके से करेंगे वह देख लेते हैं। इसको समझना अच्छे से इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी के हेल्प से आपका इफ एंड ओनली इफ का स्टेटमेंट भी हो जाएगा। अब कंट्रापोजिटिव मेथड क्या कहता है कि कंट्रापोजिटिव मेथड से अगर इफ P देन Q को ट्रू प्रूफ करना है
तो Q को फॉल्स एज्यूम करना है और P को भी फॉल्स प्रूफ करना है। मतलब Q को नॉट ट्रू लेना है और P भी नॉट ट्रू प्रूफ करना है। ठीक है, Q को नॉट ट्रू लेना है तो Q हमारा क्या था, x इंटू वाई इज एन ऑड इंटीजर। तो यहां हमने क्या लिखा कि x इंटू वाई इज एन इवन इंटीजर। अगर इवन इंटीजर लिखा मींस क्या लिखा, इवन का मतलब क्या हो गया, नॉट ऑड। नॉट ऑड मींस हमने Q को क्या किया, फॉल्स एज्यूम किया। देखिए कंट्रापोजिटिव मेथड क्या कह रहा है आपका, तो कंट्रापोजिटिव कह रहा है assume that Q is false means Q is not true, then prove that P is false means P is not true। तो हमने क्या किया, x इंटू वाई को क्या कहा कि यह ऑड नहीं है, इवन इंटीजर है। तो x इंटू वाई अगर इवन इंटीजर है तो क्या होगा, आइदर x इवन होगा। अगर प्रोडक्ट इवन है तो प्रोडक्ट इवन तभी बन सकता है जब उसमें से एक कंपोनेंट इवन हो। तो आइदर x इज इवन और y इज इवन और बोथ x एंड y आर इवन। अगर x ऑड नहीं, x इंटू वाई ऑड नहीं है तो x इंटू वाई इवन है, और x इंटू वाई अगर इवन है तो आइदर x इवन और y इवन और बोथ x एंड y आर इवन, यही पॉसिबिलिटी बनती है। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, इससे हो गया कि P इज नॉट ट्रू। P हमारा क्या था, तो P हमारा था कि इफ x एंड y आर ऑड। यहां क्या कह रहा है कि x भी इवन है, मतलब x ऑड नहीं है और y ऑड नहीं है, और x और y दोनों ऑड नहीं है, x और y दोनों ऑड नहीं है। फिर से एक बार स्टेटमेंट पर चलते हैं कि x एंड y आर ऑड इंटीजर। ठीक है, तो यहां क्या रहा है, x एंड y आर x एंड y आर both x and y are even integer means x and y are not odd integer, तो P is not true। तो जब हमने Q को फॉल्स एज्यूम किया तो P अपने आप क्या हो गया, फॉल्स हो गया। दस इफ P, तो अब हम क्या कह सकते हैं कि इफ P then Q is a true statement। इफ P then Q क्या हो गया, तब ट्रू स्टेटमेंट हो गया। किस मेथड से ट्रू हुआ, तो कंट्रापोजिटिव मेथड से हो गया। ठीक है, तो आप दोनों मेथड सीख पाए होंगे। डायरेक्ट मेथड से अगर कंडीशनल स्टेटमेंट को ट्रू प्रूफ करना है तो P को ट्रू एज्यूम करके Q को ट्रू प्रूफ करना है, और अगर कंट्रापोजिटिव मेथड से इफ P देन Q को ट्रू और वैलिड प्रूफ करना है तो Q को फॉल्स एज्यूम करना है और P को फॉल्स प्रूफ करना है। नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन P, Q को फॉल्स एज्यूम करना है, P को फॉल्स प्रूफ करना है। ठीक है, इसको दो बार हमने इसलिए रिपीट किया क्योंकि आपको यह मेथड कंफर्म हो जाए। तब हम आते हैं नेक्स्ट, वैलिडिटी ऑफ ए स्टेटमेंट विथ इफ एंड ओनली इफ। वैलिडिटी ऑफ ए स्टेटमेंट विथ इफ एंड ओनली इफ। तो इफ एंड ओनली इफ से कनेक्टेड अगर कोई स्टेटमेंट है तो इफ एंड ओनली इफ का क्या मतलब है, P इफ एंड ओनली इफ, P इफ एंड ओनली इफ Q का मतलब है कि P इंप्लाइज Q एंड Q इंप्लाइज P। तो अगर P इफ एंड ओनली इफ Q को वैलिड प्रूफ करना है तो आपको P इंप्लाइज Q को वैलिड प्रूफ करना होगा और Q इंप्लाइज P को वैलिड प्रूफ करना होगा। जब दोनों वैलिड प्रूफ होगा तब आपका P इफ एंड ओनली इफ Q अपने आप क्या हो जाएगा, वैलिड प्रूफ हो जाएगा। वही यहां कह रहा है कि इन ऑर्डर टू प्रूफ वैलिडिटी ऑफ द स्टेटमेंट P इफ एंड ओनली इफ Q बी प्रोसीड एज फॉलोज। ठीक है, दो स्टेप्स में यह काम होगा। पहला, सो दैट इफ P इज ट्रू देन Q इज ट्रू, मतलब P इंप्लाइज Q आप वैलिड प्रूफ कीजिए, पहला यह काम कीजिए। और फिर दूसरा भी स्टेप आपको करना होगा, खाली इसके करने से नहीं होगा। दूसरा आपको क्या करना होगा कि इफ Q इज ट्रू देन P इज ट्रू, तो आपका Q इंप्लाइज P ट्रू प्रूफ हो जाएगा। और अगर यह दोनों काम आप कर पाए तो आप लिख दीजिए कि P इफ एंड ओनली इफ Q इज ए वैलिड स्टेटमेंट। तो इसमें हमको P इफ एंड ओनली इफ
क्यू को वैलिड प्रूफ करने के लिए हमको कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं है। हमने पीछे इफ पी देन क्यू के स्टेटमेंट को वैलिड प्रूफ करना सीखा है, तो वही काम यहां दो स्टेप में करना है। एक बार पी इंप्लाइज क्यू, इफ पी देन क्यू को वैलिड प्रूफ कीजिए, फिर इफ क्यू देन पी को वैलिड प्रूफ कीजिए, और तब फाइनल कंक्लूजन लिखिए कि पी इफ एंड ओनली इफ क्यू इज वैलिड स्टेटमेंट। अगर इन दोनों में से कोई भी एक वैलिड नहीं होगा तो फिर पी इफ एंड ओनली इफ क्यू वैलिड नहीं होगा। तो इसका एग्जाम्पल छोड़ देते हैं, ठीक है। इसका जो एग्जाम्पल आएगा उसमें आपको इफ पी देन क्यू का कॉन्सेप्ट यूज करना है दो बार। एक बार इफ पी देन क्यू, फिर इफ क्यू देन पी। अब आइए वैलिडिटी ऑफ ए स्टेटमेंट बाय कंट्राडिक्शन, ठीक है। यह भी एक मेथड होता है जिससे हम किसी स्टेटमेंट की वैलिडिटी प्रूफ करते हैं, लेकिन यह मेथड आप पहले से जानते हैं, कंट्राडिक्शन मेथड, ठीक है। आप क्लास 10 में इस मेथड से बहुत सारे स्टेटमेंट्स को वैलिड प्रूफ किया है। जैसे दिया रहता था कि सो दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। तो आप क्या करते थे, शुरुआत करते थे कि इफ पॉसिबल लेट रूट 3 बी रैशनल, मतलब जो प्रूफ करना है उसका उल्टा एज्यूम करते थे। मतलब आपको प्रूफ करना रहता था कि इफ पी इज ट्रू, तो आप कहते थे कि लेट अस एज्यूम दैट नेगेशन पी इज ट्रू, और आगे चलकर कंट्राडिक्शन में फंसते थे। फिर कहते थे कि नहीं, गलती हो गई एजम्पशन में, पी जो है हमारा ट्रू है। तो ठीक वही यहां है, आप ध्यान से इसको पढ़िए। वैलिडिटी ऑफ ए स्टेटमेंट बाय कंट्राडिक्शन मेथड कहता है कि समटाइम्स टू चेक वेदर ए स्टेटमेंट पी इज ट्रू और नॉट ट्रू, पी एज्यूम दैट पी इज नॉट ट्रू, ठीक है। आप ऐसा पढ़िए कि समटाइम्स टू चेक वेदर ए स्टेटमेंट पी इज ट्रू, P is true, B assume that P is not true, that is negation P is true, and then B arrive at some result which contradicts our supposition। और ऐसा करने से हम किसी फैक्ट पर पहुंचते थे जो हमारे सपोजिशन को कंट्राडिक्ट करता था। उसके बाद हम कहते थे therefore B conclude that P is true and this method is known as contradiction method, ठीक है। तो यह आपका सीखा हुआ है। जैसे आप रूट 3 को इरेशनल प्रूफ करते थे कंट्राडिक्शन मेथड से, वही मेथड होता है मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। कि रूट 3 को अगर इरेशनल प्रूफ करना है तो इनिशियली रूट 3 को रैशनल मानना है, ठीक है। उसके बाद उसके ऊपर मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन के बाद आप कंट्राडिक्शन में फंस जाते हैं। फिर आप अपना स्टेटमेंट वापस लेते हैं और कहते हैं कि रूट 3 इरेशनल है। ठीक है। तो यह तो बात हो गई, यह बात हो गई कि आपका जो कंपाउंड स्टेटमेंट्स है उसको ट्रू या वैलिड किस तरीके से प्रूफ किया जाए, ठीक है। आपको सवाल में ऐसा दे सकता है कि कोई कंपाउंड स्टेटमेंट देकर कहेगा कि इसको फॉल्स प्रूफ कीजिए। तो फॉल्स प्रूफ करने का सबसे आसान तरीका क्या है, बाय गिविंग काउंटर एग्जांपल, ठीक है। एक काउंटर एग्जांपल लिख दीजिए, अपने आप दिख जाएगा कि आपका स्टेटमेंट फॉल्स है। जैसे हम एक एग्जांपल यहां लेते हैं, प्रूविंग ए स्टेटमेंट फॉल्स बाय गिविंग काउंटर एग्जांपल, ठीक है। अगर स्टेटमेंट को फॉल्स प्रूफ करना है तो हम एक काउंटर एग्जांपल देंगे। जैसे हमारे पास अगर कोई स्टेटमेंट इस तरीके का है, स्टेटमेंट है कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, देन A is equal to B, ठीक है। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर देन इज इक्वल टू बी, तो इफ देन का स्टेटमेंट है। सो दैट गिवन स्टेटमेंट
इज फॉल्स, सो दैट गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो गिवन स्टेटमेंट को फॉल्स प्रूफ करने के लिए हम सीधा क्या करेंगे, एक काउंटर एग्जांपल लिखेंगे। हम लिखेंगे वी हैव -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, -1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है। ठीक है, -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर। देन -1 नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहां आपको यह एग्जांपल क्लियर कर पा रहा है कि ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर अगर है तो ए बराबर बी हमेशा होगा, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि इस एग्जांपल में देख लीजिए कि -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू है 1 स्क्वायर के, देन -1 नॉट इक्वल टू है 1। तो यह सबसे आसान तरीका है स्टेटमेंट को फॉल्स दिखाने का। ट्रू दिखाने के लिए तो हमने सबका मेथड बताया, एंड का, और का, इफ देन का, इफ एंड ओनली इफ का। लेकिन अगर स्टेटमेंट को फॉल्स दिखाना है तो सीधा हमको क्या करना है, एक काउंटर एग्जांपल लिखना होता है। तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स इतना ही। हमारा जो मैथमेटिकल रीजनिंग का थ्योरेटिकल लेक्चर था वो आज कंप्लीट हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, ठीक है, उसमें हम प्रीवियस ईयर में पूछे गए, जेई के प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। देखेंगे कि मैथमेटिकल रीजनिंग से किस तरह का क्वेश्चन जेई प्रीवियस ईयर में पूछता रहा है। ठीक है, और साथ ही कुछ और प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी हम इस पर करेंगे, तब आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।